तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। प्रीवियस एपिसोड तक हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के जो न्यूमेरिकल थे, क्वेश्चन किस किस टाइप से आरबीसी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनको लेकर हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के बाद है आज का टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया की और शून्य कोटि अभिक्रिया की डेफिनेशन की बात हमने कर ली थी हालांकि प्रीवियस एपिसोड के अंदर। अगर मैं इस प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करूं तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती हो। वहां था यहां प्रथम घात की जगह केवल क्या शून्य घात के समानुपाती। अगर प्रथम घात के समानुपाती है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अगर द्वितीय घात के समानुपाती है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, अगर शून्य घात के समानुपाती है तो किस कोटि की रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अगर बात करें कि एग्जांपल से, माना R से P एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। देखिए प्रीवियस जो शून्य कोटि अभिक्रिया थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि शून्य घात के समानुपाती होता है। उसका मीन ये था कि शून्य कोटि जो अभिक्रिया होती है उसका जो रेट होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि यहां है वो प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली समानुपाती है तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर है वो करेगा। R से P है वो एक क्या माना है हमने, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया माना है। अगर ये रिएक्शन है तो इस अभिक्रिया का रेट है वो रस समीकरण मिति के पदों में कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा dR/dt। ये किसके बराबर है, ये R के बराबर ही है, रेट है अभिक्रिया का। पहले समानुपाती वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। समानुपाती किसके, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती। प्रारंभिक सांद्रता ना बोल के सीधा ही बोल सकता हूं अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या है, समानुपाती है। प्रथम घात हमने लगा दी, एक लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां से समानुपाती का निशान हटा दें, dR/dt बराबर KR1 ऊपर ऑलरेडी है, इसको 1 लगा दिया। वहां ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक है तो K1, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक था उसको K0 से लिखा था। बुक या किसी रेफरेंस बुकों के अंदर या कहीं नोट्स वगैरह में आपको सीधा K मिल सकता है, यहां भी K मिल सकता है और वहां भी K मिल सकता है। मैं K0 और K1 का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि K0 के पदों में लिखा हो तो K0 का आपको फॉर्मूला अलग से याद रहेगी, K0 का फॉर्मूला ये दोनों ही K के पदों में फॉर्मूले होंगे। तो हो सकता है आप ये चीज डिफाइन नहीं कर पा रहे कि शून्य कोटि का कौन सा है, प्रथम कोटि का कौन सा है, कई बार याद नहीं रहता, इसलिए K1 और K0 मैंने यूज किया है। तो जहां K1 क्या चीज है, K1 है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक, वेग व्यंजक। ठीक है, देखें शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो समाकलन वेग समीकरण प्राप्त करते हैं उनके अंदर स्टेप सब एक जैसे ही चलते हैं, जो हमने प्रीवियस शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर चलाए थे ठीक वैसे। ऐसे ही वहां समानुपाती वाला फॉर्मेट लिया था, यहां से समानुपाती का निशान हटाया, फिर R की पावर वहां 0 थी, R की पावर 0 का मतलब क्या हो गया था, वहां 1 हो गया था उसका मीन, तो वो R है वो इस पद से हट गया था, यहां ये आ गया। इसको समीकरण नंबर हम दे दें 1। अब देखें समीकरण 1 के अंदर dt को उस साइड में ले जाएं और R को इस साइड में लेके आए, और साथ में पूरी समीकरण को किससे गुणा कर रहा हूं, माइनस से। वहां भी मैंने ये क्या था, पक्षांतर किया था, dt को उस साइड में लेके गया था और माइनस से क्या किया था, गुणा किया था। जब देखें dr अपॉन इस R को इस साइड में लेके आएंगे तो ये R हो जाएगा यहां बराबर। जब समीकरण को माइनस से गुणा किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस माइनस, यानी इधर वाला फॉर्मेट है वो माइनस के अंदर चलेगा, माइनस K1 dt, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 बन गई। हमने लिखा था समीकरण 2 के दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है,
दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 के समाकलन कर रहे हैं। समीकरण जो 1 होती है उसको बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकल वेग समीकरण। ठीक है, ये अवकल वेग समीकरण है। समाकलन वेग समीकरण हम पूरे फॉर्मूले से निकालेंगे, जो फाइनल हमारी समीकरण होगी वो होगी, समीकरण के दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 के दोनों तरफ क्या करना है, हमें समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, dr बटे r इसका समाकलन माइनस k1 dt, इस पूरे का ऐसे समाकलन लगा सकते हैं या k1 को बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि k1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होगा। dr अपॉन r का समाकलन जो होता है वो log r, ठीक है, log ln लिखा है, ये नेचुरली log है जो ई बेस का log होता है। देखिए log दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है log tan बेस और एक होता है log ई बेस। ई बेस वाले को ऐसे ln से रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार। ठीक है, आगे बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। log निकालना, dr बटे r का log समाकलन क्या होगा, नेचुरली log r बराबर माइनस का माइनस, कांस्टेंट का कोई भी समाकलन नहीं होगा, केवल समाकलन किसका होगा, dt। dr हो, dt हो, dx हो, dy हो, dz हो, यानी d के साथ जो भी टर्म जुड़ी है उसका अगर हम समाकलन करें dr dx dy का, तो dt का समाकलन क्या आया था, t, प्लस में क्या आएगा, एक समाकलन कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आई क्या चीज है यहां पर, समाकलन कांस्टेंट है। समाकलन कांस्टेंट को हटाने का प्रोसीजर हमने पिछले एपिसोड के अंदर पढ़ा था। क्या करना है, चूंकि यदि t बराबर 0 हो तो r बराबर r0। ठीक है, ये फॉर्मेट कंप्लीट रूप से प्रीवियस एपिसोड में समझाया था। ये क्या चीज है, t बराबर 0 होगा तो उस समय रिमेनिंग जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता के इक्वल ही होगी। इस कंडीशन को समीकरण 3 में रखने हैं। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे तो ln r बराबर, अब देखें इस r की जगह मैं क्या रख सकता हूं, r0। ठीक है, t की जगह क्या रखा हमने, 0 रखा, तो ये पूरी टर्म ही 0 होगी, प्लस में क्या बचा, i, इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 होगी, इधर क्या बचा है, i बचा है, इसका मतलब ये i के इक्वल फॉर्मूला बन गया एक तरह से। और इस r की जगह हमने क्या रख दिया, r0 रख दिया, जो कि प्रारंभिक सांद्रता होती है अभिकारक की, ये किसी समय t पर शेष मात्रा होती है। ठीक है, इस i का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे i का मान, तो क्या बनेगी हमारी समीकरण नंबर 4, देखें ln r बराबर माइनस k1t प्लस ln r0। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4 है ये हमारी। अब देखें इस समीकरण नंबर 4, हालांकि एक फाइनल समीकरण हो गई हमारी, इस समीकरण नंबर 4 को पक्षांतर करके k1 के पदों के अंदर समीकरण को निकाल रहे हैं। ध्यान दें, इस नेचुरल log r वाले की टर्म को उस साइड में लेके जा रहे हैं, माइनस k1t को इस साइड में लेके आ रहे हैं, तो देखें क्या होगा, k1t बराबर ln r0 माइनस में ln r, k1 बराबर हो जाएगा ln r0 माइनस में ln r अपॉन t। इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर क्या है, 5। ये समीकरण नंबर, ये भी हम इसको भी नंबर दे सकते थे 4, लेकिन समीकरण 4 और जो 5 है वो हमारी कौन सी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण है। अब देखें नेचुरली log की जो टेबल है वो हमारी बुक के अंदर नहीं मिलती, या आने वाले एपिसोड के अंदर आपको log निकालने बताएंगे, तो वो नेचुरली log नहीं बताएंगे, वो आपको tan बेस जो log है उसके अंदर 2 की वैल्यू क्या होगी, 4 की क्या होगी, 10 की क्या होगी, किसी संख्या की वैल्यू क्या होगी log के पदों में, वो बताई जाएगी। अब देखें इस नेचुरली log को चेंज कर रहे हैं, तो k1 बराबर log r0 माइनस में log r,
log r0 माइनस में log r। देखें log r0 माइनस में log r को मैथमेटिकल कंडीशन के अंदर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको तो 1/t लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं r0 अपॉन r। मैथ में एक फॉर्मूला आता है, log बराबर होता है m बटे n, log बराबर m बटे n, log m बटे n को लिखा जाता है log m माइनस में log n। उसको वापस लिखना हो, कहने का मतलब इसको अगर मैं वापस खोलूं तो ये बन जाएगा ऊपर वाला, और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समीकरण है हमारी, समीकरण नंबर 6 मान सकता हूं मैं इसको। अब देखें इस ई बेस वाले log को हम tan बेस के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो ई बेस वाले log को चेंज करेंगे tan बेस के अंदर नेचुरली log को, तो 2.303 से गुणा कर दें, log tan बेस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ई बेस और tan बेस के बीच ये रिलेशन होता है, यानी log ई बेस की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2.303 इंटू log tan, इसकी जगह लिखेंगे तो फाइनल देखिए फॉर्मूला ये बनेगा, ऊपर आ गया 2.303, नीचे t है ही, साथ में log से गुणा, tan बेस वाला log है r0 अपॉन r। फाइनल समीकरण आपको 7 नंबर जो समीकरण है वो याद रखनी है न्यूमेरिकल की दृष्टि से, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर। K1 बराबर है 2.303 बटे टी log R0 बटे R। R0 क्या होती है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, और जो R होती है वो किसी समय T पर क्या होती है, शेष मात्रा होती है। अब देखें ये जो इक्वेशन थी इसको 7, 6, 5 और 4, यानी कह दूं 4, 5, 6, 7 जो होगी वो नीचे लैंग्वेज में लिखेंगे आप कि समीकरण 4, 5, 6, 7 है, वो प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण है, ठीक है। समाकलन वेग समीकरण कंप्लीट होगी। इसके अंदर देखें 2 समय अंतरालों में निकालें, 2 समय अंतरालों में प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक। 2 समय अंतराल का मतलब क्या है, यह फॉर्मूला तो कब काम कर रहा है, जब अभिक्रिया 0 से शुरू हो रही है, क्योंकि अभिकारक की यहां क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, यहां किसी 10 मिनट बाद जो शेष बच गई अभिकारक की मात्रा वो है। लेकिन 2 समय अंतरालों के बीच भी आपको पूछा जा सकता है कि एक अभिक्रिया को 5 मिनट हो गए स्टार्ट हुए हुए, तो उस 5 मिनट से आगे आने वाले 10 मिनट के बीच जो है वो गैप, जिसको हम 2 समय अंतराल बोल रहे हैं, समय अंतरालों के बीच प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा K1 बराबर 2.303 T2 माइनस में T1, ठीक है। यहां किस में अंतर, यहां तो सिंपल समय था, ये सिंपल समय इसलिए था कि वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए जो भी टाइम दिया जाए वो डायरेक्ट लिखा जा रहा। 2 समय अंतराल होगा तो T2 माइनस में T1, यहां भी मैं T2 माइनस में T1 कर सकता था, लेकिन T1 हमारा 0 होता है इस इक्वेशन के अंदर, तो T2 माइनस में T1 log अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटे अभिकारक की रिमेनिंग, कुछ इस टाइप से अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया, या ये इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ठीक है। 1 का मतलब है ये T1 समय पर क्या थी अभिकारक की सांद्रता, फिर T2 समय पर क्या थी, तो ये प्रारंभ वाली और ये बाद वाली, ठीक है, R1 बटे R2। ये इक्वेशन कब काम में लेंगे, जब 2 अलग अलग समय अंतराल दिए होंगे, तब क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 8 को काम में लेना है, वरना हमारा जो समाकलन वेग समीकरण है वो तो समीकरण 7 तक कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग फॉर्मेट लगाने होते हैं, तो उस कंडीशन में K1 के पदों में ये होगी। अगर ये देखो, ये तो जो अभिकारक की सांद्रता दे रखी है हमने, सांद्रता के पदों में लिखी है, यही अभिक्रिया अगर गैसीय पदों के अंदर हो तो गैसीय पदों में इसकी इक्वेशन ये बनेगी, देखो K1 बराबर 2.303 बटे T log PI बटे PE, वही सेम है। PI क्या चीज है, प्रारंभिक दाब क्या था, ठीक है, किसी समय T के बाद दाब क्या है, PA। देखें प्रारंभिक
दाब क्या था, उसके बाद शेष दाब क्या बचा किसी समय t के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट, जब गैसीय पदों में अभिक्रिया दी हो तो उसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये जो टर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो रिमेनिंग दाब जो होता है, शेष दाब क्या है वो निकालना इंपॉर्टेंट है। यहां तो डायरेक्ट अभिक्रिया को देखकर ही पता चल जाता है कि रिमेनिंग कितना बचा है, लेकिन यहां प्रेशर के अंदर पता नहीं चलता डायरेक्ट, उसके लिए हमें थोड़ी सी साम्यावस्था की हेल्प लेनी जरूरी होती है वहां पर। तो इस कंडीशन या ये फॉर्मूला जो है उसमें PA है वो निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैसीय पदों में, जब कोई हमें दे रखे हो डाटा उस समय। तो यहां से समीकरण 4, 5, 6, 7, 8 ये 9 जो है वो सारे के सारे प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलन वेग समीकरण ही है। देखें सारे फॉर्मेट या सारे तरीके वही चले हैं जो हमने प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर स्टेप काम में लिए थे। अगर याद हो तो शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया में मैं डिफरेंस की बात करूं तो अगर आप जिस तरीके से चल रहे हैं, यहां पर हम चले थे स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको चलना है। वहां देखें ये समाकलन किया था, वहां अगर इस ln को हटा दूं यहां से मैं, तो ये प्रथम कोटि न बन के शून्य कोटि की इक्वेशन बन जाएगी। यहां से लोग को हटा दें शून्य कोटि की, यहां से लोग को हटा दें शून्य कोटि के लिए, यहां से लोग, दोनों जगह लोग है जो, उन दोनों लोग को हटा दें यहां से तो शून्य कोटि की। यहां से देखो, यहां से ln हटा दूं, यहां से ln हटा दूं तो r0 माइनस में r बटे t, ये फॉर्मूला बताया था आपको शून्य कोटि अभिक्रिया में। तो एक इस क्वेश्चन के अंदर इससे आगे आगे जहां हमने लोग लिखा है उस लोग को अगर हटा देंगे समीकरण यहां तक, बस केवल यहां तक, समीकरण 5 तक, क्योंकि 5 पर ही कंप्लीट कर दी थी हमने वहां, लेकिन यहां तो लोग है उसको 10 बेस में चेंज किया, उसके बाद में आगे इक्वेशन बनी है। लोग 5 जो समीकरण 5 है, समीकरण 5 तक अगर हम लोग हटा देंगे तो ये प्रथम कोटि की जो इक्वेशन है वही शून्य कोटि के अंदर तब्दील हो जाएगी। इसलिए प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया की जो डेरिवेशन है समाकलन वेग समीकरण प्राप्त करने के, वो सारे क्या है, एक जैसे ही है। ठीक है, तो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक का फॉर्मूला ये बना था और शून्य कोटि का इसमें से लोग हटा दें तो हमारा फॉर्मूला वो बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण के अंदर सबसे पहले वही, जैसे अब शून्य कोटि में 3 लक्षण पढ़ के आए थे, एक तो वेग व्यंजक ज्ञात करना, एक सांद्रता और समय के बीच प्लॉट ड्रॉ करना, और तीसरा जो था वो था अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ क्या थी किसी अभिक्रिया की। तो देखें सबसे पहले बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक की बात करें तो हमने देखें अभी समीकरण नंबर 7 लिखा था। समीकरण 7 से, समीकरण 7 क्या थी, K1 बराबर 2.303 बटे T लोग R0 बटे R। इक्वेशन नंबर 7 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग समीकरण ये थी। ठीक है, इसके अंदर जिस जिसके हमें मात्रक लिखने हैं उसके लिख देंगे। यहां संख्या का कोई मात्रक नहीं है, T समय है और लोग का कोई मात्रक नहीं है। ऊपर देखिए सांद्रता अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, जिसका मतलब ऊपर सांद्रता का मात्रक होगा, और नीचे भी यहां रिमेनिंग जो सांद्रता होगी वो भी सांद्रता का ही मात्रक होगा। और मात्रक जब ऊपर नीचे की बात होती है यानी बटा में या भाग में होते हैं तो मात्रक कट जाते हैं, तो सांद्रता से सांद्रता कैंसल आउट हो गया। बचा क्या, K1 बराबर है 1 बटे समय। चूंकि समय को किस में ले रहे हैं हम, सेकंड में, समय है सेकंड में, तो K1 बराबर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं या चाहे ऐसे एक स्टेप बढ़ा के लिख दें, 1 बटा सेकंड, या इसको लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो K1 का मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स होगा। इससे पहले देखें हमने शुरू के सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर K1 का एक फॉर्मूला पढ़ा था, डायरेक्ट मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। उसके अंदर हमने n की वैल्यू 1 रखी थी, तो वहां K1 का जो मात्रक आया था वो क्या आया था, सेकंड इनवर्स आया था। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर देखें। पहला था प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक, दूसरा है सांद्रता और समय के बीच ग्राफ। सांद्रता और समय के बीच ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। सांद्रता समय ग्राफ, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो इक्वेशन नंबर देखें, हमने 4 पढ़ी है, समीकरण 4 से 4 थी ln r बराबर माइनस K1t प्लस में ln r0।
ठीक है, अभी हमने यहाँ समीकरण नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने कंप्लीट की थी। ये इक्वेशन पड़ी है। ये जो इक्वेशन है वो एक सरल रेखा की समीकरण है। ठीक है, हमने पिछले एपिसोड के अंदर भी कंपेयर किया था ऐसी समीकरण को y बराबर -mx प्लस में c से। प्रीवियस एपिसोड में आपको ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ कहां से शुरू होगा, वो सारी बातें हमने एक संक्षिप्त में चर्चा की थी। देखें ग्राफ किस किस के बीच होगा, x और y के बीच। तो x तो क्या है हमारा, यहाँ t है, y क्या चीज है, r है। ग्राफ की अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ हम x ले लें यानी t ले लें समय, और यहाँ क्या ले लें हम y, इसका मतलब ln r ले लें। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें ln r और t के बीच हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं। -m क्या बताता है, -m का मतलब यहां -m बराबर हमारा क्या है, -k। -m ये बता रहा है कि जो सरल रेखा जो समीकरण है उसकी जो ढाल होगी वो ऋणात्मक होगी, यानी ग्राफ है वो नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जाएगा। और प्लस में यहां इंटरसेप्ट दे रखा है नेचुरली log r0, या कह दूं मैं c ये कहता है कि ये ग्राफ है वो मूल बिंदु से नहीं चलेगा, मूल बिंदु के ऊपर से भी चल सकता है, मूल बिंदु के नीचे भी चल सकता है, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर c है वो प्लस के अंदर है, इसका मतलब ग्राफ है वो मूल बिंदु से ऊपर से चलेगा। तो मूल बिंदु के ऊपर से पॉइंट ये ले लिया हमने, यहां से डाउन की तरफ। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है, या इसको मैं बोल सकता हूं जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ वो था ln0, यानी यहां इस 0 से लेकर यहां तक का जो लेवल है वो क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का लेवल है, ln r0 है। इस वक्र की जो ढाल होगी, जो स्लोप होगा वो होगा -k1। ठीक है, लैंग्वेज क्या होगी, समीकरण 4 से ln r -k1t प्लस में ln r0 इक्वेशन हमने जो 4 नंबर इक्वेशन लिखी है उसमें लैंग्वेज कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि समीकरण 4 है वो एक सरल रेखा की समीकरण है। जब log r व t के मध्य वक्र आलेखित करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उस सरल रेखा की ढाल है वो -k1 है। उस सरल रेखा का जो इंटरसेप्ट होगा, अंतः खंड जो होगा वो क्या है, ln r0 है। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा ग्राफ, लेकिन ग्राफ है वो हमने किस किस के पदों में खींचा है, ln r और t के पदों में खींचा है। ln का मतलब आप समझ रहे हैं कि नेचुरली log की बात हो रही है। अगर यहां log कौन सा होता, इस ग्राफ के अंदर ही कर रहा हूं मैं, log r वाला यानी tan बेस का log होता तो वो कुछ इस टाइप से लिखा होता। यहां क्या होता, log r0 होता, समय यही रहता, कुछ नहीं बदलता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है क्या बदलती, फिर ढाल है वो -k1 बटे 2.303। दोनों ही ग्राफ आगे आपको ये कह दें ln r और t के बीच ग्राफ खींचा गया है तो उसकी ढाल क्या होगी, -k1 होगी। अगर log r और t के बीच ग्राफ खींचा गया है तो ढाल क्या होगी, -k1 बटे 2.303। ठीक है, क्लियर है। तो 2 पॉइंट तो हो गए, एक तो वेग व्यंजक का मात्रक हो गया, वेग व्यंजक का मात्रक, सॉरी यहां हमने मात्रक नहीं लिखा, वेग व्यंजक का मात्रक, और दूसरा क्या है, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ। तीसरा देखें इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होगा। तीसरे पॉइंट अर्धायुकाल की हम बात करें तो हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसी डेफिनेशन को यहां हमें रिपीट करना है। अर्धायुकाल का मतलब किसी अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की बात हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, यानी एक अभिक्रिया है वो 50% कंप्लीट होने में कितना समय लेती है, वही क्या कहलाता है, उसका अर्धायुकाल कहलाता है। जो कि डेफिनेशन आपने प्रीवियस एपिसोड शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर इस डेफिनेशन को पढ़ लिया था, वही डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब देखें इसके अंदर समीकरण नंबर 7 की बात कर रहे हैं। समीकरण 7 पढ़ी थी हमने, k1 बराबर 2.303 बटे t log r0 अपॉन r, यही है। अब देखें हमें निकालना क्या है, अर्धायुकाल निकालना है। अर्धायुकाल का मतलब हो जाएगा t बराबर, तो हम क्या ले लें, t हाफ ले लें,
यानी अभिक्रिया को आधा कंप्लीट होने में लगा समय। T बराबर T हाफ हो तथा जो अभिकारक की शेष मात्रा जो होगी, रिमेनिंग जो मात्रा होगी, वो प्रारंभिक जो अभिकारक की सांद्रता है उसका आधा। ये बात हमने प्रीवियस एपिसोड के अंदर शून्य कोटि अभिक्रिया में भी ये कंडीशन लगाई थी अर्धायुकाल के दौरान कि T है वो तो क्या है, T हाफ होगा और जो रिमेनिंग सांद्रता होगी, शेष जो मात्रा होगी वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। ठीक है, T की जगह यहां T हाफ रख दें और इस R की जगह यानी यहां R की जगह क्या रख दें, R0/2 रख दें। तो इक्वेशन देखें क्या बनेगी, K1 बराबर 2.303/T1/2 लोग R0 इस R की जगह क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं R0/2। T हाफ को इधर निकाल लें, K1 को इधर ले जाएं, तो T हाफ बराबर 2.303/K1 लोग, यहां देखें R0 से R0 कैंसिल आउट हो गया, ये बटा के अंदर नीचे 2 है, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, यहां क्या आ जाएगा लोग 2 आ जाएगा। ठीक है, T हाफ बराबर 2.303/K1, यहां क्या आ गया, चूंकि लोग 2 और लोग 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, एक स्पेशल एपिसोड लेके आएंगे लोग निकालने का। तो लोग 2 का मान कितना होता है 0.3010, वो यहां रख दें 0.3010। जब यहां रखेंगे तो T हाफ का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा T हाफ बराबर 0.693/K1। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। जो भी समीकरण दे दें हम इसको 1 नंबर समीकरण दे दें यहां, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का फॉर्मूला है T हाफ बराबर 0.693/K1। अब देखें, जबकि हमने शून्य कोटि में, मैं यहां लिख देता हूं, शून्य कोटि में कुछ इस टाइप से पढ़ा था R0/2K0। वहां ये फॉर्मूला ये कह रहा था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्टली क्या था, समानुपाती है। लेकिन यहां हमने जो अर्धायुकाल निकाला है, यहां जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती नहीं है या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर है, वो नहीं करता, क्योंकि यहां प्रारंभिक सांद्रता की कोई भी टर्म हमारी अर्धायुकाल के अंदर नहीं आई है। इसका मतलब ये कह सकता हूं T हाफ है वो डिपेंड नहीं करता किसके, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के। क्लियर है यहां? ठीक है, तो यहां क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि अर्धायुकाल किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो फिर हम यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, लास्ट में ये कहेंगे कि T हाफ है वो देखो प्रथम जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है उसकी कोई भी टर्म नहीं आ रही है, तो इसलिए अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर है, वो नहीं कर रहा, जबकि यहां क्या कर रहा था, निर्भर कर रहा था। लेकिन दो चीजें हैं शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया में। पहली कंडीशन ये कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, शून्य कोटि के अंदर, जबकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी ठीक है, मैं कहता हूं अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जबकि अर्धायुकाल के अंदर देखें तो दो उल्टा है कि इसमें वेग तो डिपेंड नहीं कर रहा था शून्य कोटि अभिक्रिया में, लेकिन अर्धायुकाल जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। यहां क्या था, यहां वेग तो निर्भर कर रहा था लेकिन यहां अर्धायुकाल निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये 3 लक्षण है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के हैं, वो आपको ढंग से नोट करने हैं, लर्न करने हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो न्यूमेरिकल क्या है और साथ में शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया की स्पेशल एग्जांपल क्या है, कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, वो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। आज के एपिसोड से पहले आप 5 से 7 लाइनें अपने नोटबुक के अंदर जहां नोट कर रहे हैं उसमें छोड़ दें, वहां हम शून्य कोटि अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लेके आएंगे इस एग्जाम्पल को, तो वो नोट करेंगे। उसके बाद हम प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो डेरिवेशन आज करवाए हैं उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये अर्धायुकाल तक यहां लिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट
क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल इसलिए लिखा रहा हूं कि कई बार क्या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 अभिक्रियाएं दे देता है कि इन्होंने पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन सी प्रथम कोटि अभिक्रिया की है, कौन कौन सी शून्य कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो रहा है। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।